नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020, मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, वेट लिफ्टिंग में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साइखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल अपने नाम कर लिया है। दोस्तों मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग इवेंट में यह कारनामा किया। 202 किलोग्राम का भार उठाकर उन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों मीराबाई ने स्नेच में 87 किलो और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो वजन उठाया। इस तरह वह दोनों मिलाकर कुल 202 किलोग्राम वजन उठाने में सफल रही। इस उपलब्धि के साथ ही मीराबाई ने इतिहास रच दिया। वह भारत की ओर से वेट लिफ्टिंग में ऐसा कारनामा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। वहीं चीन की वेट लिफ्टर हाउ यू ने कुल 210 किलो वजन उठाकर गोल्ड में सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इससे सुखद शुरुआत के लिए आशा नहीं की जा सकती थी। भारत उत्साहित है। मीराबाई का शानदार प्रदर्शन भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। आईएनएस के मुताबिक मीराबाई भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है। इससे पहले सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सिद्धू की बैटिंग। चमकौर साहिब में बोले, किसान बुलाएंगे तो नंगे पैर मिलने जाऊंगा। बताए पंजाब में सत्ता की ताकत उनकी क्या मदद कर सकती है। जी हां दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर बैटिंग शुरू कर दी है। सिद्धू मंत्री चरणजीत चन्नी से मिलने शनिवार को चमकौर साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि मेरी टॉप प्रायोरिटी किसान आंदोलन है, यह पवित्र आंदोलन है। सिद्धू बोले कि किसान हमें बताए कि पंजाब में सत्ता की ताकत उनका क्या सहयोग कर सकती है। अगर किसान बुलाएंगे तो मैं नंगे पैरों से मिलने जाऊंगा। बुजुर्ग किसान मेरे माता पिता के समान है और यह पवित्र आंदोलन है। सिद्धू बोले कि किसानों के समर्थन में सबसे पहले उन्होंने अपने घर पर काला झंडा लगाया था। दोस्तों खास बात यह है कि शुक्रवार को चंडीगढ़ में सिद्धू की पंजाब में कांग्रेस प्रधान पद पर ताजपोशी के वक्त निवर्तमान प्रधान सुनील जाखड़ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की खूब तारीफ की थी। जाखड़ ने कहा था कि कैप्टन के फैसलों से ही किसान पंजाब से आसानी से दिल्ली तक पहुंच पाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्री वाईफाई इन यूपी। उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। 15 अगस्त से हर शहर में मुफ्त वाईफाई की सुविधा। जी हां दोस्तों, देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आएगा। यह सौगात होगी मुफ्त वाईफाई की सुविधा। इसके तहत राज्य के सभी 75 जिलों मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगमों और 217 सार्वजनिक स्थानों पर लोग, खासकर युवा, मुफ्त वाईफाई की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग के अधिकारी अब लोगों को फ्री वाईफाई की सुविधा अवेलेबल कराने की मुहिम में जुटे हुए हैं, जिसके तहत कमिश्नर, डीएम और नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर इनके लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएं, जिससे 15 अगस्त से राज्य में लोगों को हर शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास के जगहों, तहसील, कचहरी, ब्लॉक ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस और मुख्य बाजारों में यह सुविधा उपलब्ध हो सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया था। पार्टी के संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश कांग्रेस ने सत्ता में आते ही लखनऊ सहित राज्य के कई शहरों के प्रमुख स्थलों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 18,531 नए केस, 98 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही देश में कम हो गई हो, लेकिन बीते 24 घंटे के अंदर 39,000 नए कोविड केस सामने आए हैं। हालांकि देश के कई राज्यों में कोरोना की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। खासकर दोस्तों केरल में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,531 नए केस दर्ज किए गए, जबकि इसी दौरान संक्रमण से 98 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस दौरान 15,507 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए। वहीं दोस्तों कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में राज्य में कोरोना के 1,38,124 एक्टिव केस है। वहीं मृतकों की संख्या 15,969 तक पहुंच गई है। अगर दोस्तों बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 39,000 नए मामले सामने आए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रैगन की चालबाजी से निपटने को भारत है तैयार, लद्दाख में तैनात किए 15,000 से ज्यादा जवान। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान वाली अपनी यूनिट को जम्मू कश्मीर के पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया है। इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर स्थित आतंकवाद विरोधी संगठन से लगभग 15,000 सैनिकों को कई महीने पहले लद्दाख क्षेत्र में चीनी आक्रमण से निपटने के लिए ले जाया गया था। लद्दाख सेक्टर में पिछले कुछ समय से सैनिकों को तैनात किया गया है और ये जवान पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा भविष्य में किसी भी कदम का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए लेह स्थित 14 कोर मुख्यालय की सहायता करेंगे। वहीं दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल महीने से चीन ने चालबाजी करने की शुरुआत की थी। कई महीनों तक चली बातचीत के बाद कुछ पॉइंट्स पर चीनी सैनिक पीछे हटे, लेकिन अभी भी कई पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने की स्थिति में है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने एक डिवीजन के बजाय अतिरिक्त बख्तरबंद और अन्य तत्वों के साथ 2 पूर्ण डिवीजनों के आधार पर जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, बोले पाकिस्तान के साथ आने या आजाद मुल्क रहने का फैसला खुद करेंगे कश्मीरी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी रैली करने पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए विकल्प की पेशकश की है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग यह फैसला ले सकेंगे कि वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या स्वतंत्र राज्य बनना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की तरफ से किए जा रहे कश्मीर को प्रांत बनाने की योजनाओं के दावे को भी खारिज कर दिया। हालांकि भारत हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। दोस्तों, 25 जुलाई को होने वाले चुनाव के मद्देनजर तरार खार पहुंचे खान ने कश्मीर को पाकिस्तान का प्रांत बनाए जाने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह बातें कहां से उठ रही है। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर अपना भविष्य तय करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि उस दिन कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार, बनाए जाएंगे 6 नए मंत्री। जी हां दोस्तों, योगी सरकार जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। यह योगी सरकार का तीसरा विस्तार होगा। इसके लिए भाजपा संगठन और सरकार ने नाम तय कर लिए हैं। जल्दी यूपी में 6 नए मंत्री बनाए जाएंगे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इससे चुनाव में जातीय समीकरण फिट करने में मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार 6 नए मंत्रियों की लिस्ट में जितिन प्रसाद और संजय निशांत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं कुछ अन्य ओबीसी चेहरों को भी जगह दिए जाने की खबर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिनों पहले ही यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। शुक्रवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर गए थे। सूत्रों ने बताया कि शीर्ष नेताओं ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है और जल्द ही 6 नए मंत्रियों की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्म्स लाइसेंस घोटाला एक्शन में सीबीआई, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में आईएएस अधिकारियों के घरों और ऑफिसों पर की छापेमारी। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने अवैध तरीके से आर्म्स लाइसेंस बनाने के मामले में 40 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी 2 आईएएस अधिकारियों शाहिद इकबाल चौधरी और नीरज कुमार के घर और दफ्तरों में की गई। छापेमारी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला और दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सरकारी अधिकारियों के घर और दफ्तरों में की गई। इसके अलावा 20 गन हाउस पर भी छापेमारी की गई। आरोप है कि राज्य के जिलों में तैनाती के दौरान इन अधिकारियों ने अवैध तरीके से हथियारों के लाइसेंस जारी किए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीआई ने दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर अवैध तरीके से जारी किए गए बंदूकों के लाइसेंस मामले में 2 केस दर्ज किए गए थे। इससे पहले इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी। आरोप है कि साल 2012 से 16 के बीच जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में रह रहे जिला अधिकारियों और दूसरे सरकारी अधिकारियों ने अवैध तरीके से 2.78 लाख बंदूकों के लाइसेंस जारी कर दिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सागर धनक्कड़ मर्डर केस में 14वां आरोपी अनिल भी गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। जी हां दोस्तों, बहुचर्चित सागर धनक्कड़ हत्याकांड मामले में फरार आरोपी अनिल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अनिल पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आरोपी अनिल को ओलंपिक चैंपियन और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुशील कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस का कहना है कि सागर धनक्कड़ की हत्या में अनिल का भी हाथ है, इसलिए पुलिस ने अनिल के नाम का जिक्र सागर धनक्कड़ हत्या
हत्याकांड की एफआईआर में भी किया है। इससे कुछ दिन पहले स्पेशल सेल ने पहलवान सुरजीत ग्रेवाल को भी हरियाणा के भिवानी में बामाला गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 4-5 मई की रात जब सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की छत्रसाल स्टेडियम में पिटाई हो रही थी तो पीटने वालों में सूरज और अनिल की भी भूमिका अहम थी। पिटाई के बाद जब सागर धनखड़ की मौत अस्पताल में हो गई, उसके बाद से ही दोनों फरार हो गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के इस वक्त तक 19,26,23,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए हैं। वहीं दोस्तों मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो वह भी 41,36,000 के पार पहुंच गई है। सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, ईरान, इंडोनेशिया आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,12,93,000 से ज़्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,19,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होना धरती की सबसे खराब जॉब। जी हां दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने के भीतर डॉक्टर गनी की सरकार गिर सकती है। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे की आशंका है। गनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के परोपकार हैं। हालांकि 2017 में उनकी एक टिप्पणी विवादित रही थी। इस पर उन्होंने महिलाओं से माफी भी मांगी थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी अमजदनाई ने अक्टूबर 2017 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होना इस धरती की सबसे खराब नौकरी है। डॉक्टर गनी ने जब यह बात कही तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि हालात और भी बदतर होने वाले हैं। दक्षिण एशियाई देश फिर से खूनी संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। 2 दशकों बाद अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर स्वदेश लौट रही है। सितंबर तक सारे सैनिक वापस अमेरिका लौट जाएंगे। खबर यह है कि तालिबान आधे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। निर्दोष अफगानी नागरिक मारे जा रहे हैं। तालिबान की शर्त है कि जब तक डॉक्टर गनी राष्ट्रपति रहेंगे शांति वार्ता नहीं हो सकती। 72 साल के डॉक्टर गनी पिछले साल ही अफगानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अफगानिस्तान की अस्थिर राजनीति में डॉक्टर गनी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला को हराकर राष्ट्रपति बने थे। इसके लिए भी दोबारा मतगणना करानी पड़ी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे जारी हो गए पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट दाम। जानिए कितना महंगा हुआ। दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्ते के आखिरी दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बना रहा। वहीं दोस्तों मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त पेट्रोल 107 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पर है। वहीं दोस्तों देश के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 115 रुपए को भी पार कर गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 1000 रुपए सस्ता हुआ सोना, कर सकते हैं आप खरीदारी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। एमसीएक्स पर सोना वायदा लगभग 0.25% गिरकर 47,510 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी वायदा 0.22% बढ़कर 67,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों कमजोर वैश्विक रुख के बीच 5 सत्रों में सोने की कीमतों में लगभग 1000 रुपए की गिरावट आ गई। जानकारों का कहना है कि एमसीएक्स पर सोने के दाम 46,850 से 48,400 के बीच रहेगा। मजबूत अमेरिकी डॉलर के बीच वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हाजिर सोना 0.2% की गिरावट के साथ $1803.33 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी $26 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टैक्स पेयर्स को बड़ा झटका, आईटी रिफंड के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। जी हां दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर है। दरअसल इनकम टैक्स के विभागीय पोर्टल www.incometax.gov.in में दिक्कतें आ रही है, जिसके चलते इनकम टैक्स विभाग की ओर से जो सालाना रिफंड जारी किया जाता है उसमें इस साल देरी हो सकती है। इनकम टैक्स के इस नए पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों के चलते रिफंड लौटाने में दिक्कत आ सकती है। लॉन्चिंग के समय से ही सुर्खियों में रहने वाले इस पोर्टल की खामियों के चलते टैक्स पेयर्स को पैसा लौटाने में
समय लग सकता है। दोस्तों CNBC आवाज की रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से रिफंड का पैसा मिलने में देरी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान कैबिनेट से दिग्गजों की हो सकती है छुट्टी, अशोक गहलोत का प्लान 2023 तैयार। जी हां दोस्तों, पंजाब के सियासी मसलों के समाधान के बाद अब कांग्रेस आलाकमान ऑपरेशन राजस्थान की कवायद में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की कवायद को अंतिम रूप दे दिया गया है। पार्टी आलाकमान के सुलह के फार्मूले पर सभी की सहमति के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से तारीख का इंतजार है। राजस्थान में साल 2023 में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक नजर आ सकता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि सीएम इस विस्तार में पायलट कैंप के विधायकों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम बड़ी संख्या में मंत्रियों की छुट्टी कर अनुभवी और डिलीवरी वाले विधायकों को मौका दे सकते हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिसमें जातीय, सियासी और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन नेताओं पर भरोसा करेंगे जिनकी जनता की भी छवि अच्छी हो और जो सरकार की योजनाओं की न केवल बेहतर डिलीवरी कर सके बल्कि इसमें सरकार को सत्ता में लौटाने का भी मादा रखते हों। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोमवार से 100% क्षमता से चलेगी दिल्ली मेट्रो और बस सर्विसेज, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स के लिए जारी हुआ नया आदेश। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को DDMA ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में लिखा कि 26 जुलाई सुबह 5 बजे से अब दिल्ली मेट्रो और बसों को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। DDMA के इस फैसले के बाद अब सोमवार से दिल्ली मेट्रो और बसों की सभी सीटों पर यात्री बैठ सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स भी एक बार फिर से रौनक बढ़ा सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, DDMA के पास इस तरह के प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पहले ही भेजे थे। DDMA इस पर पिछले कुछ दिनों से विचार कर रहा था। आखिरकार शनिवार को DDMA ने यह नोटिफिकेशन जारी ही कर दिया। दिल्ली सरकार ने कल ही इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा था। इस तरह से दोस्तों अब सोमवार से दिल्ली मेट्रो और बसों में सफर करने वालों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर काफी नीचे है और कोरोना के प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या भी अब कम हो गई है। इसके बावजूद तीसरी लहर को लेकर DDMA ने दिल्ली मेट्रो और बस में सफर करने वालों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कन्याकुमारी कौन से राज्य में आता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कन्याकुमारी कौन से राज्य में आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।